वेलकम बैक। अब हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मीर कासिम ने क्या किया कि ही प्रोवाइडेड कंसेशन टू इंडियन ट्रेडर्स आल्सो। तो जो ब्रिटिश को कंसेशंस मिलते थे वो इंडियन ट्रेडर्स को मिल गए। तो इस कारण अब मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई होने जा रहा है। Although Mir Qasim had organized his military on European model, the company forces defeated his army in a series of war. Mir Qasim fled to Awadh and formed an alliance with Shuja'ud-Dawla, Nawab of Awadh, and Shah Alam II, the Mughal emperor. तो मीर कासिम ने अपना मिलिट्री बहुत अच्छे से यूरोपियन मॉडल पे ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था, लेकिन कंपनी के जो फोर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्स था, वो उसको नंबर ऑफ वॉर्स धीरे धीरे छोटे छोटे वॉर्स में उसको डिफीट कर दिया। अब कासिम कहाँ हो गया? ही हैड टू फ्लेड टू अवध, उसको अवध भागना पड़ा। और वहाँ पे उसने एक अलायंस बनाया वहाँ नवाब ऑफ अवध के साथ। और शाह आलम टू, वो वहाँ के मुगल एम्परर थे। तो ये तीनों मिलके एक आर्मी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मीर कासिम हार गया। ही फ्लू टू अवध। ये औध जो है वो अवध नाम, आज के नाम में वो अवध है। और यहाँ पे देखो ये मुगल एम्परर का दिल्ली है। तो ये लोग तीनों मिलके वहाँ पे अपना आर्मी, कंबाइंड आर्मी बनाए। The joint army of the alliance was defeated by the British General Munro at Buxar on 22nd October 1764। लेकिन ये जॉइंट आर्मी को भी बक्सर पे हारा गया, इसीलिए इसको बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। 1764 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 22nd अक्टूबर 1764 पे वो हारे। अब शाह आलम जॉइन द ब्रिटिश कैंप एंड कंक्लूडेड पीस विद देम। तो शाह आलम क्या हुआ कि ब्रिटिश कैंप को ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन किए, और वहाँ पे उनको बहुत सारे पैसे देने पड़े वॉर का खर्च के लिए, उनको बहुत सारा फाइन देना पड़ा। एंड इट दे कंक्लूडेड पीस विद देम। तो इन्होंने पीस कंक्लूड कर लिया शाह आलम। नवाब ऑफ अवध, ही आल्सो सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम ईईआईसी। तो इन्होंने नवाब ऑफ अवध ने भी अपने 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिए इसको, ब्रिटिश को। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने भी सॉर्ट प्रोटेक्शन। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रोटेक्शन देगा तो पैसे लेगा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट नवाब ऑफ अवध ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। वो बाद में जब मीर जाफर का डेथ हुआ तो ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन निजामुद्दौला आफ्टर हिज डेथ, बट ही वाज ओनली अ फिगर हेड। तो सब लोग कुछ कुछ हारे हैं। शाह आलम ने पैसे दिए, नवाब अवध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने डिस्ट्रिक्ट दिए। मीर जाफर को भी बना दिया गया, लेकिन केवल नाम के लिए बनाया गया। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज क्या था? क्लाइव वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर द सेकेंड टाइम। और ये जो मुगल एम्परर शाह आलम थे, ही वॉज फोर्स टू ग्रांट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईईआईसी। तो ये मेजर चीज जो हुआ था कि इनको दीवानी देनी पड़ी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये जो अब नवाब तो बन बन गए थे अब, बट दिस नवाब कैन नॉट कलेक्ट। वो बंगाल उस समय सबसे बड़ा था। बंगाल में बंगाल, बिहार और पार्ट ऑफ उड़ीसा उसको इंक्लूडेड था। लेकिन जब मीर जाफर नवाब तो बन गए, बट नाउ ही कैन नॉट कलेक्ट द दीवानी। तो व्हाट वाज दीवानी? दीवानी वाज द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब उसका जो वहां पे लैंड रेवेन्यू आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। और ये उसमें से 26 लाख रुपया ये यहाँ पे किंग को दिया जाएगा। तो वो उस हिसाब से बहुत कम था, वो 26 लाख रुपया बहुत कम था। The British had to buy goods in India for the European markets by paying gold and silver imported from Britain। तो ब्रिटिश से जब इंडिया में सामान खरीदते थे तो वो कहाँ से, उनके पास पैसे तो थे नहीं, इंडियन करेंसी तो था नहीं, तो उन लोग पैसे कहाँ से लाते थे? तो वो गोल्ड और सिल्वर जो ब्रिटेन से मंगाते थे उससे वो पे करते थे। इस समय उनके पास कोई मैन्युफैक्चर गुड्स नहीं था टू बी सोल्ड इन इंडिया। इंडिया में अब सामान खरीदना है तो पैसे हैं ही नहीं। इनके पास कोई मैन्युफैक्चर गुड नहीं था। अगर गुड्स रहता तो हम गुड्स बेच रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, लेकिन कैश मैन्युफैक्चर गुड तो था नहीं। The whole scenario changed after acquiring the Diwani rights, as the revenue collected from the Indian provinces was used to finance British trade and their other expenses in India। तो अब दीवानी राइट्स के बाद अब सिचुएशन चेंज हो गया, अब इनके पास पैसे आने लग गए, क्योंकि अब जो ये लोग पैसे कलेक्ट करते थे वो ब्रिटिश ट्रेड को फाइनेंस करते थे। अब इनको बाहर से ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था।
और जो सामान ये लोग बेचते थे और उससे जो पैसा कलेक्ट करते थे वो सामान, वो पैसा ये लोग ब्रिटेन वापस भेज देते थे। तो रेवेन्यू तो ये कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बट नवाब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। तो रेवेन्यू ब्रिटिश के पास है, पैसे वो दे रहे हैं 26 लाख, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के किसके पास है? नवाब के पास है। कंपनी को फाइनेंशियल कंट्रोल है विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और बस फाइनेंशियल कंट्रोल है। On the other hand, the Nawab had to run the administration without any control over the finances. तो ब्रिटिश को बहुत फायदा है और नवाब को बहुत नुकसान है, क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, परेशानी लेना है, लेकिन इनके पास पैसे हैं ही नहीं। दिस इज नोन एज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। दिस प्रूव टू बी डिजास्ट्रस फॉर पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडियन लोगों के लिए वो डिजास्टर रहा। अब ब्रिटिश पावर के ग्रोथ का बात करते हैं। तो विक्ट्री एट प्लासी प्रोवाइडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ फर्म फुटिंग इन बंगाल। अब जब ये प्लासी में जीत गए, एक फर्म फुटिंग हो गया। विक्ट्री ऑफ बक्सर मेड देम द मास्टर ऑफ बंगाल। अब ये तो पूरे बंगाल के मास्टर हो गए, उनके पास अब दीवानी राइट्स भी है। जो वहाँ का निज़ाम है वो बस उनका नाम मात्र का उसका हेड है। नाउ विद अ फर्म कंट्रोल ओवर अ रिच प्रोविंस, बंगाल बहुत रिच था, उसके ऊपर इन लोग का एकदम फर्म कंट्रोल हो गया। द ब्रिटिश embarked upon expanding their hold over the rest of the country. They achieved this goal through wars and alliances. तो अब बंगाल एक जो बहुत रिच प्रोविंस था, अब उसके ऊपर इन लोग का कंट्रोल हो गया। अब नाउ दे वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री के ऊपर अब कंट्रोल चाहते हैं। कैसे ये कंट्रोल इनको मिला? छोटे छोटे वॉर्स लड़के और दोस्ती करके। कभी इस किंग से दोस्ती किए, दूसरे को हराए, दूसरे किंग से दोस्ती किए, तीसरे को हराए। अब हम लोग ये वैसे ही कुछ दोस्ती का बात करते हैं जैसे वो किंग को हराए। तो लेट अस गो टू एंग्लो मैसूर वॉर। अगेन एंग्लो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ब्रिटिश के लिए, इंग्लिश के लिए यूज करते हैं। ये कब से कब हुआ? 1766 से 99। तो ये देखो बक्सर का बात हम लोग कर रहे हैं 1764, ठीक है, और 1765 में इनको दीवानी का राइट मिल गया। अब 1766 में ही इज एक्सपैंडिंग नाउ। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये पूरा बंगाल, अब सोचो कि उनके कंट्रोल में है। पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय सब इसी के पार्ट में थे। यहाँ पे किंग ऑफ अवध, अब उससे दोस्ती हो गई है, शेल्टर मांगा है, और इन्होंने अपने दो डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया था। शाह आलम जो मुगल एम्पायर के किंग थे, उन्होंने भी ट्रीटी साइन कर लिया। तो ये नॉर्थ उनके कंट्रोल में पूरा आ चुका है। नाउ ये वाला मेन पार्ट। नाउ दे आर गोइंग टू साउथ, जहाँ पे हम लोग ये किंगडम मैसूर का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैसूर, ये रेड वाला किंगडम ऑफ टीपू सुल्तान। मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वाज अ सोर्स ऑफ डेंजर टू द राइजिंग ब्रिटिश पावर। तो हम लोग जो मैसूर का बात किए, वो धीरे धीरे बहुत राइज कर रहा था, और वो ब्रिटिश पावर के लिए, वो ब्रिटिश को था कि वो उसका डेंजर है। Hyder took advantage of political uncertainty in the south and extended his territory by conquering many new areas. The rise of Hyder Ali excited the jealousy of the Marathas, the Nizam and the British. तो ये नीचे में जो था, ये अपने जो हैदर था, ये धीरे धीरे इस किंगडम को यहाँ पे हरा के, यहाँ पे हरा के, नीचे में वो साउथ में बहुत लड़ाई था। तो ये देखो, ये एक बड़ा किंगडम धीरे धीरे बनाने लगे। पहले मैसूर बहुत छोटा था, फिर ये हैदर के अब अंदर में ये धीरे 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 ये बहुत ज़्यादा राइज करने लग गया। तो मराठास, यहाँ पे देखो मराठास है, मराठास उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। ये जो निज़ाम है, निज़ाम नहीं पसंद कर रहा है, ये भी बड़ा। और जो ब्रिटिश है, उनको भी है कि नहीं, साउथ में अगर कोई पूरा किंग कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो साउथ कैप्चर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो लोग साउथ को, वो ब्रिटिश भी नहीं पसंद करे। तो इनके तीन दुश्मन हो गए, मराठा, निज़ाम और ब्रिटिश। इनिशियली हैदर के जो फोर्सेस थे, इन्होंने ब्रिटिश को कुछ वॉर में डिफीट कर दिया, बट लेटर ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स प्रीवेल्ड। तो पहले तो हैदर के फोर्सेस ने हरा दिया, लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग के फोर्सेस जीत गए। इन द मीन टाइम हैदर हरी का डेथ हो गया एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान बिकेम वेरी वेरी फेमस। टीपू was also successful in the beginning. टीपू बहुत सक्सेसफुल था बिगनिंग में, but later his territory was conquered by the British and their ally, the Nizam of Hyderabad. He died fighting while defending his capital Srirangapatnam in May 1799. He fought bravely and his army remained loyal to him till the end. His state was divided between Nizam and British. तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या है, जो पहले ही टीपू सुल्तान
हैदर के फोर्सेस ने ब्रिटिश को हरा दिया, लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश के फोर्सेस थे वो जीत गए। जब टीपू सुल्तान आया, जब उसका डेथ के बाद टीपू सुल्तान इसका राजा बना, तो ही ऑल्सो बिकेम सक्सेसफुल स्टार्टिंग में ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रिटिश से हार गए। तो ये निज़ाम और ब्रिटिश, ये दोनों मिल के टीपू सुल्तान को हराए। अब बाद में इसका किंगडम आधा ब्रिटिश ने ले लिया और आधा निज़ाम ने अपने में मिला लिया। तो इसको इनको भी फायदा था, ब्रिटिश फायदा उठा रहे थे सबकी लड़ाई का, निज़ाम को टीपू सुल्तान ने लड़ा दिया और आधा आधा पार्ट इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन टीपू सुल्तान ही डाइड फाइटिंग, उसके सोल्जर्स थे उसके लिए बहुत लॉयल थे, तो ही दे फॉट ब्रेवली एंड हिज आर्मी रिमेन लॉयल। अंतिम समय तक, जब तक इसका डेथ नहीं हुआ है लड़ते लड़ते, तब तक उसके आर्मी उसके साथ ही थे। ये कब से कब हुआ था एंग्लो मराठा वॉर? 1775 से 1818। तो साउथ कैप्चर हो गया। अब अगला जो बीच में बचा हुआ है वो है मराठा कॉन्फेडरेसी। तो कॉन्फेडरेसी किसको बोलते हैं या कॉन्फेडरेशन किसको बोलते हैं? एक ग्रुप जो अलायंस है। तो यहाँ पे किस किस का अलायंस है? देखो यहाँ पे पुणे पुणे का, बड़ौदा का, ग्वालियर का, उसके बाद नागपुर का और इंदौर का। तो ये एरियाज 1 2 3 4 5, ये सारे एरियाज का ये ग्रुप था। तो ये नागपुर का किंग ये कंट्रोल करते हैं, जो ग्वालियर का ये कंट्रोल करते हैं, इंदौर का ये, बड़ौदा का ये और पुणे का ये। तो ये मराठा का पूरा कॉन्फेडरेसी ग्रुप है, अलायंस है। लेकिन ये ऑन पेपर हम इतने बड़े ग्रुप हैं और इतना बड़ा मराठा साम्राज्य है, लेकिन हम लोग आपस में बहुत लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में बहुत लड़ रहे हैं और इसका पूरा फायदा ब्रिटिश उठा रहे हैं। So after the defeat of Panipat, the Marathas were once again gaining strength. They fought 3 wars with the British. The first war ended with the Treaty of Salbai. No side emerged victorious in this war. तो जब पानीपत का डिफीट हुआ, किससे पानीपत का डिफीट हुआ था? अहमद शाह अब्दाली से, अफगान रूलर से। तो उस समय थोड़े से हार गए थे मराठा, लेकिन धीरे धीरे मराठा फिर से स्ट्रेंथ गेन करने लग गए। अब वो ब्रिटिश के साथ 3 लड़ाई की। पहला लड़ाई हुआ वो ट्रीटी ऑफ सलबाई में एंड किया। ट्रीटी हमेशा समझौता होता है, ट्रीटी कोई एक समझौता हुआ है। तो इस लड़ाई में कोई विक्टोरियस नहीं हुआ था। तो बहुत लंबा लड़ाई नहीं चला, लेकिन इसमें बहुत लंबा निगोशिएशन चला, तो कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें ब्रिटिश लोग ने जो जो टेरिटरीज कैप्चर किए थे मराठा का वो टेरिटरीज वापस करने का प्रॉमिस किया। और जो मराठा लोग थे उन्होंने क्या साइन किया कि हम किसी भी फ्रेंच को यहाँ पे आके इस्टेब्लिश नहीं करने देंगे, पूरे मराठा का एरिया में हम किसी भी फ्रेंच को आके देने इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। तो ये ट्रीटी का मेन पॉइंट था, और भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन इस ट्रीटी में, इस लड़ाई में कोई साइड विक्टोरियस नहीं हुआ। मराठा एम्पायर उस समय क्या था? वॉज अ कॉन्फेडरेशन। 5 मेजर मराठा चीफ्स कौन कौन थे? पुणे का पेशवा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर एंड भोसले ऑफ नागपुर। इन 5 का कॉन्फेडरेशन था। हम लोग 5 का ये बात कर चुके हैं। पुणे का क्या हो गया? पेशवा। इसके चीफ का नाम क्या हो गया? जो इसका हेड रहेगा उसका नाम क्या था? उसको हम लोग पेशवा बोलते थे। तो पुणे का हो गया पेशवा। यहाँ का क्या हो गया? गायकवाड़। ग्वालियर का क्या हो गया? सिंधिया। इंदौर का होलकर और नागपुर का भोसले। तो ये 5 है, लेकिन ये 5 अक्सर में लड़ाई करते रहते थे। द पेशवा वॉज द नॉमिनल हेड। तो नाम के लिए हेड कौन था? पेशवा। पुणे का जो पेशवा था वो उनका नाम के लिए हेड था, बट इनके बीच में कोई भी यूनिटी नहीं थी। द ब्रिटिश यूज दिस यूनिटी ऑफ द मराठास टू देयर एडवांटेज। तो इसका इन्होंने फायदा उठाया। ओकेजनली मराठास यूनिटी दिखाए और दे पुट स्टिफ रेजिस्टेंस। वो ब्रिटिश से स्टिफ रेजिस्टेंस भी दिए, मतलब वो उनको लड़ाई झगड़ा में उनको रोके भी, लेकिन एट द एंड ब्रिटिश जीत गए। क्यों? क्योंकि ये सारे डिसयूनाइटेड थे। Lord Wellesley successfully imposed a subsidiary alliance system on the Peshwa through the Treaty of Basaine in 1802. तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नीचे में बात करेंगे। तो लेकिन इस अलायंस सिस्टम के अंदर में क्या था कि ब्रिटिश अपने सोल्जर्स रखेंगे। तो जैसे पेशवा, पुणे में हम अपना सोल्जर्स रखेंगे, तो उसका खर्च तुम दोगे।
तो ये चीज़ था ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे नीचे में। तो पेशवा ने ये ट्रीटी क्यों साइन किया, तो इसका हिस्ट्री थोड़ा सा जानना पड़ेगा। पीछे से ये ट्रीटी या बसाइन बसाइन अभी वसई नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास जगह है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सिंधिया और पेशवा ये एक तरफ आ गए थे। तो पेशवा और सिंधिया को यहाँ के ये होलकर ऑफ इंदौर, ये होलकर ने इन दोनों को अटैक किया, पेशवा और सिंधिया को। और होलकर जीत गया तो पेशवा हार गया तो ये भाग गया, दूर दूर चला गया पेशवा। तो ब्रिटिश ने उसको ऑफर दिया कि हम तुमको वापस से पेशवा बना देंगे, तुमको तुम्हारा जगह दिला देंगे अगर तुम ये ट्रीटी साइन कर लोगे। तो उस ट्रीटी साइन करने के हिसाब का मतलब ये था कि तुम ब्रिटिश की गुलामी एक्सेप्ट कर लोगे, वहां पे उसके सोल्जर्स रहेंगे, वो कहेंगे कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, हम पुणे में तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, और लेकिन उसका पूरा खर्च तुम उठाओगे। तो पेशवा ने उस ट्रीटी को साइन कर दिया। तो पेशवा ने साइन कर दिया, लेकिन बाकी तीनों ना इस चीज़ से बहुत दुखी थे। बाकी जो भी थे वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे कि पेशवा ने इसको साइन क्यों किया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो 1803 में हॉस्टिलिटीज बिगेन, अब वो लड़ाई शुरू हो गया। बट लॉर्ड वेल्सली ही डिफीटेड द मराठास अंडर सिंधिया एंड भोसले। तो ये सिंधिया और भोसले ने इनको अटैक किया, उसको इन्होंने हरा दिया। He concluded several treaties with them, granting numerous favors to the British. और उनके साथ भी बहुत सारी ट्रीटीज साइन किए गए जिसमें ब्रिटिश को बहुत सारे फेवर्स मिले थे। अगले साल ही डिफीटेड होलकर, तो होलकर वाज लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने होलकर को भी डिफीट कर दिया। एंड देन अ टेम्पररी पीस वाज एस्टैब्लिश्ड, तो थोड़ा दिन के लिए पीस हुआ। अब पेशवा ने इसका सब्सिडरी अलायंस सिस्टम तो उसने साइन तो कर दिया है, लेकिन ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द इंग्लिश। तो ये फिर से सबको यूनाइट करके एक बार फिर से ब्रिटिश के खिलाफ वो लड़ना चाहता है, बट ही वाज डिफीटेड, हार गया, एंड ही सरेंडर्ड इन 1818 अंडर लॉर्ड हैस्टिंग्स। तो उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद पेशवाशिप का रैंक को हटा दिया गया, अब कोई पेशवा नहीं रह सकता है, और इसको भेज दिया गया बित्तूर में, नियर कानपुर। कानपुर भेज दिया गया, और इसको पेंशन तो बोला गया कि हम तुमको थोड़ा सा पेंशन दिया दिया करेंगे, अपना खर्च तुम वहीं पे करो। नाउ ही कैन नो लॉन्गर स्टे इन पुणे। दूसरे मराठा चीफ भी थे, तो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ एनेक्सेशन।